दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम शालिनी है। मैं बेहद खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती ने मुझे कहीं के लायक नहीं छोड़ा। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। घर में मैं, मेरे माँ बाबा और मुझसे छोटे 2 भाई बहन हैं। मैं अपने दोनों भाई बहनों से बड़ी थी। मैं 8 साल की थी तब से ही मैं बाबा के साथ नाच दिखाने का काम करती थी। मेरे बाबा जादू दिखाया करते थे। हम नाच गाकर अपना पेट पालते थे। बहुत मुश्किल से हमारा घर चलता था। मेरे बाबा पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पास कोई हुनर भी नहीं था। वह बचपन से ही जादू दिखाने का ही काम करते थे। हम बहुत ही गरीब थे। पहले मेरी माँ और बाबा साथ में ही यह काम करते थे। जब मैं पैदा हुई उसके बाद मेरे 2 भाई बहन हुए तो माँ दोनों भाई बहनों को घर पर संभालने लगी और मैं बाबा के साथ गलियों में जा कर नाच और जादू दिखाने लगी थी। इस काम में बहुत कम पैसे जमा होते थे। जिसे हमारा जादू और नाच देखकर अच्छा लगता था वह हमें पैसे दे जाता था। कोई देता था, कोई बिना दिए चला जाता था। लेकिन हम और क्या कर सकते थे। इतने से रुपए में ही हम अपना घर चलाया करते थे। हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं था। हम कच्चे मकान में रहते थे। गरीब का कोई सहारा नहीं होता, कोई आगे पीछे नहीं होता। मेरी माँ का भी आगे पीछे कोई नहीं था। मैं अपने बाबा के साथ जब भी कहीं जाती तो अपने आसपास देखती कि बच्चे स्कूल से पढ़कर बाहर निकल रहे हैं। मैं उन सबको स्कूल के ड्रेस में देखती तो मुझे ऐसा लगता कि काश मैं भी पढ़ती। मेरे पास भी इतने पैसे होते, मेरे बाबा पास इतने पैसे होते कि वह मुझे स्कूल में पढ़ा सकते। लेकिन मेरे बाबा पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मुझे पढ़ा सकते थे। मुझे अच्छी स्कूल में हमारा क्या पढ़ना और क्या लिखना सब बराबर था। अगर मैं सरकारी स्कूल में भी पढ़ती तो मेरे बाबा का साथ कौन देता। हमारे पास जो 2 वक्त का खाना आता था वह भी शायद नहीं आता, क्योंकि बाबा अकेले खेल नहीं दिखा सकते थे। उसमें एक साथी की ज़रूरत होता है। अगर मैं अपने बाबा का साथ नहीं देती तो हम भूख से मर जाते। खैर, धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता गया और मैं 18 साल की हो गई। आज हम शहर जा रहे थे अपना खेल दिखाने। मैं और मेरे बाबा और मेरा छोटा भाई गोलू, हम तीनों साथ में निकल गए शहर की तरफ। मेरा भाई गोलू था तो बहुत छोटा, लेकिन बातें वह बहुत बड़ों जैसा करता था। गोलू मुझसे बहुत प्यार करता था। मुझसे कहता, दीदी तुम ऐसे नाच मत दिखाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं हंसकर उसकी बातें टाल दिया करती थी। मैं कहती थी, हाँ गोलू, जब तू बड़ा हो जाएगा ना और काम करने लगेगा तो हम यह काम छोड़ देंगे। बाबा और हम घर पर ही रहेंगे। तुम अच्छे से पढ़ाई करना और तुम पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनना। गोलू कहने लगा, ठीक है दीदी, मैं पढ़ाई करूँगा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। मैं गोलू के लिए पैसे भी जमा करती थी। मैं गोलू को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी। हमारी हैसियत तो इतनी नहीं थी, लेकिन गांव में एक स्कूल था जहां बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती थी। मैं उसमें गोलू को पढ़ाना चाहती थी। खैर, आज गोलू जिद पर अड़ा हुआ था कि वह भी हमारे साथ शहर जाएगा। बाबा कहने लगे, शालिनी कुछ नहीं होगा, ले चलो इसे भी, यह नहीं मानेगा। इस तरह हम तीनों शहर पहुंच गए। आज बहुत ही चिलचिलाती धूप थी और ऐसे में ही बाबा हम खेल दिखा रहे थे। अचानक से मेरे बाबा को क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं चिल्लाने लगी, आसपास के लोगों को मदद के लिए कहने लगी। वह लोग बाबा को हॉस्पिटल उठा कर ले गए। डॉक्टर ने कहा इनको दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो चुकी है। मैं चिल्लाने लगी, बाबा हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। मैं, मेरी माँ और भाई बहन हम सब अकेले हो गए। बाबा के जाने के बाद हमारा बहुत बुरा हाल हो गया था। आसपास के लोग भी हमारी कोई मदद नहीं करते थे। बड़ी मुश्किल से हमें खाना मिलता था। मेरी माँ भी कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वह अपाहिज हो चुकी थी। मेरे बाबा के साथ जब वह काम करती थी तो इन्हीं सब कामों में उनका एक्सीडेंट हो गया था और वह एक पैर से अपंग हो गई थी। बाबा के जाने के बाद किसी तरह से हमारा वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। एक दिन मेरी नज़र मेरे गुल्लक पर पड़ी जिसमें मैं कुछ पैसे जमा करती थी। मैं सोच चुकी थी कि अब मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि मैं ही थी जो अपने भाई बहन और माँ के लिए कुछ कर सकती थी। मेरे भाई बहन तो बहुत छोटे थे। मेरी माँ उस लायक नहीं थी कि वह हमारे लिए कुछ काम कर सके। मैंने उस गुल्लक को फोड़ा तो उसमें से 2-3 हज़ार रुपये थे। मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उस वक्त 3 हज़ार रुपये बहुत होते थे। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ इन पैसों में कुछ करना चाहती हूँ, किसी चीज़ की एक छोटी सी दुकान लगा लेती हूँ जिसमें हमारा घर चल पाएगा। मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटी मैं कितनी बदनसीब औरत हूँ, ना मैं पति का साथ सही से दे पाई और ना ही मैं तुम्हारा साथ दे पा रही हूँ। मेरे होते हुए तुझे काम करना पड़ रहा है।
मेरी माँ इतना कहकर रोने लगी। मैंने अपनी माँ को चुप कराया। इसमें मेरी माँ का भी क्या कसूर है? कसूर तो सारा इस गरीबी का है कि हम गरीब हैं। कसूर तो हमारा किस्मत का है जो हम गरीब पैदा हुए। खैर, मेरे पास जो भी पैसे थे उससे मैंने एक ठेला ख़रीद लिया और उस ठेले पर चाय और समोसे बेचने का काम करने लगी। मैं सुबह ठेला लेकर घर से काफ़ी दूर अपना दुकान लगाती थी और रात को 8 बजे तक समोसे बेचती थी। गोलू अब मेरे साथ ही रहता था, मेरी मदद करता था। मैंने गोलू से कहा, नहीं गोलू, तू मेरे साथ नहीं जाएगा, तुम अपना पढ़ाई करना। लेकिन माँ मुझ पर गुस्सा होने लगी, कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की, किस्मत में पढ़ना लिखना नहीं है, हम गरीबों का क्या पढ़ाई क्या लिखाई है। गोलू तुम्हारे साथ ही जाएगा और काम में मदद करेगा, तुम अकेले काम नहीं करोगी। गोलू तुम्हारा हाथ बटाएगा। माँ का कहना भी सही था, हम अगर पढ़ लिख भी लेते तो हमें कौन सा नौकरी मिल जाता। मैं और गोलू ठेले पर काम करने लगे। मैं चाय बनाती थी और गोलू लोगों को चाय पिलाता था। इसी तरह से मैं और गोलू काम करने लगे। इससे जो भी पैसे आते थे उसी से अब हमारा घर चलने लगा था और जो समोसे नहीं बिकते थे उसे हम खा पी कर अपना पेट भर लेते थे। इसी तरह से हमारा गुजारा होने लगा। कभी कभी मेरे ठेले पर तो कुछ बदमाश लड़के भी आते थे और छिड़ते थे, लेकिन मैं हार नहीं मानती थी। मैं बहुत हिम्मत करती थी और हिम्मत से काम लेती थी, क्योंकि अगर मैं डर जाती तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलता। कल मेरे सारे समोसे बिक गए थे, इसलिए आज मैंने समोसे थोड़े ज़्यादा बनाए थे, क्योंकि कल अच्छी खासी बिक्री हो गई थी। आज मैं बहुत खुशी से अपने ठेले को लेकर निकल गई। मैं जहाँ पर दुकान लगाती थी वहाँ आस-पास में बहुत कम दुकानें थी। आज मौसम थोड़ा ख़राब था, लग तो नहीं रहा था कि बारिश होगा, लेकिन जब मैं ठेला लेकर निकल गई तो मौसम कुछ बारिश वाला होने लगा। काले काले बादल चारों तरफ घिर चुके थे। मैं घबरा गई कि अगर बारिश होने लगी तो मेरे सारे समोसे ख़राब हो जाएंगे। शायद इस बारिश में मेरे समोसे न बिके, और कुछ ऐसा ही हुआ। शाम हो गई, 2-4 लोग ही मेरे ठेले पर आए। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद समोसे बिक जाए, लेकिन नहीं बिकी, और इसी तरह इंतज़ार करते करते काफ़ी रात हो गई। रात के 9 बज चुके थे। गोलू अंधेरे से डरने लगा था। वह कह रहा था, चलो दीदी, बहुत रात हो गई है, अब दुकान बंद कर देते हैं, अब समोसे नहीं बिकेंगे। मैंने सारा सामान समेटना शुरू ही किया था कि सामने गाड़ी आकर रुकी, जिसमें 3 लड़के सवार थे। वह तीनों गाड़ी से उतरे और ठेले के पास आए। मौसम ख़राब हो रही थी, तो मैंने जल्दी से अपना सारा सामान समेट कर रख लिया था और मैं यहाँ से निकलना चाह रही थी, क्योंकि आसपास की दुकानें बंद हो चुकी थी। मुझे टाइम का पता ही नहीं चला और काफ़ी रात हो चुकी थी। वह 3 लड़के मेरे पास आए और मुझे उल्टी सीधी बातों से छेड़ने लगे थे। मैंने कहा, साहब दुकान बंद हो चुकी है, आप लोग कल आ जाना। लेकिन वह लोग मुझसे बदतमीजी करने लगे। गोलू ने उन लोगों को धक्का दिया, लेकिन गोलू तो इतना छोटा था कि वह क्या कर सकता था। उसमें से एक लड़के ने गोलू को पकड़ कर रखा हुआ था। बाकी 2 लड़के मुझसे बदतमीजी करने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं कांपने लगी थी। इन लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ने लगी। मैं कहने लगी, मुझे घर जाने दो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ मर जाएगी। लेकिन वह दोनों लड़के मेरे आगे पीछे खड़े हो गए। वह तीनों लड़के हंस रहे थे। एक ने मेरा बाल खींचा, दूसरे ने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। मैंने उन लोगों से रो रो कर विनती की कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वह लड़के कहने लगे, अरे कुछ बिगाड़ा नहीं है तुमने, हम तुम्हें बिगाड़ने आए हैं। गुस्से से मैंने एक लड़के को थप्पड़ मारा कि तभी उस लड़के ने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और मेरे ऊपर आ गया। गोलू भी चिल्ला रहा था और मैं भी। अचानक से एक कार तेजी से हमारे सामने आया और मेरे ठेले के पास ही खड़ा हो गया। वह तीनों लड़के घबरा गए। गोलू को और मुझे छोड़कर वह तीनों लड़के भाग गए। मैं उस कार की तरफ देखने लगी। उसमें से एक नौजवान मर्द बाहर निकला, जो बहुत ही खूबसूरत और लंबा चौड़ा कद का नौजवान मर्द था। वह लगभग 38 साल का मर्द था। मैं डर से कांप रही थी। वह आदमी मेरे पास आया और उसने मेरा दुपट्टा उठाया और मेरे सर पर डाल दिया। उसने मुझे तसल्ली दी और मेरे भाई गोलू को भी। उसने गाड़ी से पानी का बोतल निकाला और उसे पानी पिलाया। वह आदमी गोलू से नाम पूछने लगा। वह कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारा। गोलू ने अपना नाम उसे बता दिया। वह इतना अच्छा इंसान था कि गोलू से बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था।
वह कहने लगा कि डरो मत तुम लोग। मैं बेहद डरी सहमी थी। उसने मुझे और गोलू को गाड़ी में बैठने को कहा। मैं डर गई थी। मैंने बोला, नहीं गोलू, हम इनकी गाड़ी में कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन गोलू जिद करने लगा कि अरे दीदी कुछ नहीं होगा, साहब बहुत अच्छे हैं, चलो हमें घर छोड़ देंगे। वैसे भी रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मुझे भी डर लग रहा है। घने जंगलों से होकर घर जाना पड़ता है, मुझे बहुत डर लगता है। दीदी गोलू बहुत जिद करने लगा। वह एक नौजवान मर्द था, मैं उसकी गाड़ी में नहीं बैठ सकती थी। लेकिन गोलू जिद करने लगा और साहब ने भी कहा, अब गाड़ी में बैठो भी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने कहा, नहीं साहब, मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठ सकती, हम आपकी इस गाड़ी में बैठने के लायक नहीं हैं। लेकिन वह बहुत ही नेक इंसान था। उसने गोलू को आगे बिठाया और मुझे भी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। उसने कहा, तुम ठेले को यहीं छोड़ दो, बाकी सारे सामान तुम गाड़ी में रख लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम चिंता मत करो। उसके कहने पर मैं गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। इस वक्त पैदल जाना मेरे लिए सही नहीं था। मैं उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसने मुझे पानी का बोतल दिया। मैंने घूट घूट करके वह पानी पिया। मेरी धड़कन थोड़ी सी शांत हुई थी। साहब ने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते में गोलू से बातें करते करते वह जा रहे थे। गोलू से हंसी मजाक भी वह कर रहे थे और बातों बातों में उन्होंने गोलू से पूछा, अरे गोलू, तुमने तो अपनी दीदी का नाम बताया ही नहीं। गोलू भी बहुत शरारती था। साहब का इतना अच्छा बात करना गोलू को भी बहुत पसंद आया और वह कहने लगा, साहब आपको नहीं पता, मेरी दीदी का नाम शालिनी है। मेरी दीदी बहुत ही हिम्मत वाली है। साहब भी हंसते हुए कहने लगे, हाँ तुम्हारी दीदी हिम्मत वाली तो है, मानना पड़ेगा। साहब ने गोलू से पूछा, गोलू तुम्हारे घर में और कौन कौन है। गोलू ने साहब को सारी बातें बता दी कि माँ है, दीदी है और मेरी एक छोटी बहन है और मैं हूँ। साहब कहने लगे, अच्छा तो बाबा नहीं है। गोलू मायूस हो गया। मैंने कहा, साहब हमारे बाबा हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। बातों बातों में हम घर पहुंच चुके थे। मैंने कहा, बस साहब गाड़ी रोक दीजिए, हम घर आ गए हैं। लगभग आधे घंटे के बाद मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। मैंने उनसे कहा, साहब यही मेरा घर है, रोक दीजिए गाड़ी, यहाँ से मैं चली जाऊँगी। उन्होंने गाड़ी रोक दिया और कहा, चलो मैं तुम्हारा सामान उतार देता हूँ और अंदर ले चलता हूँ। मैंने कहा, नहीं साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे घर तक छोड़ा, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन वह मेरी बात नहीं माने और उन्होंने गाड़ी से सारा सामान उतारा और मेरे घर के अंदर ले आए। माँ मुझे देखकर मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। आज अगर साहब ना आते तो मेरा क्या होता। वह लड़के मेरे साथ ना जाने क्या करते, भगवान ही जानता। साहब ने गाड़ी से सारा सामान उतारा और मेरे घर के अंदर रख दिया। मेरी माँ ने भी साहब का धन्यवाद किया। साहब ने इतने अच्छे से मेरी माँ से बातें की कि मैं हैरान थी कि इतनी बड़ी होकर भी साहब में ज़रा भी गुरूर और घमंड नहीं है। साहब ने माँ से इजाज़त ली और वह चले गए। जाते जाते साहब ने गोलू से कहा, गोलू आज से मैं तुम्हारा और तुम मेरे दोस्त हो। गोलू भी बहुत खुश था साहब से मिलकर। कहने लगा, हाँ साहब जी, आप मेरे ठेले पर आओगे ना। साहब ने कहा, हाँ ज़रूर आऊँगा। इतना कहकर वह चले गए। मैंने इशारे से गोलू से कहा, गोलू जो भी हम लोगों के साथ हुआ वह माँ को नहीं बताना। गोलू ने कहा कि ठीक है दीदी, नहीं बताऊंगा। गोलू ने मेरी बात मान ली और माँ को हमने कुछ भी नहीं बताया। समोसे जो भी बचे हुए थे मैंने उसे अपने भाई बहनों को दिया और माँ को दिया और मैंने खाया। हम सब खाकर एक जगह पर सो गए थे। मैं रात भर करवटें बदलती रही, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। वह तीनों लड़कों का चेहरा मेरे सामने घूम रहा था। अगर साहब ना आते तो मेरा क्या होता। साहब बड़े ही नेक दिल के मालिक थे। पता नहीं कौन थे, कहाँ से आए थे, यह भगवान ही जानता है। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। सुबह हुई तो मैं फिर से समोसे बनाई और मैंने रिक्शा मंगाई और रिक्शे में मैंने सारे सामान को रखा। गोलू और मैं रिक्शे से अपनी दुकान आए। मैंने ठेले में सारा सामान सजाया। थोड़ी देर बाद एक दो लोग आए और चाय पीकर चले गए। अचानक से मुझे कल रात की बातें याद आने लगी और उन लड़कों का चेहरा मेरे सामने घूमने लगा। तभी साहब का चेहरा भी मेरी आंखों के सामने आ गया। उनका चेहरा देखकर ही पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी गोलू ने मुझे आवाज़ लगा दिया, कहने लगा, दीदी साहब। मैंने कहा, क्या साहब कर रहे हो, चुप करो, मेरी तरह तुम भी साहब के बारे में सोचने लगे हो क्या। गोलू कहने लगा, नहीं दीदी, सच में साहब आए हैं, देखो तो उनकी गाड़ी। मैंने पलटकर देखा तो वाकई में साहब सामने थे। वह अपनी गाड़ी से उतरते हैं और मेरे पास ही आते हैं। मैं घबरा जाती हूँ। वह मेरी तरफ ही बढ़ते हुए आते हैं। दिन के उजाले में मैंने उन्हें देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत थे। सूट वूट
पहने हुए थे। वह मेरे पास आए और कहने लगे, अरे तुमने तो कल मुझे समोसा खिलाया ही नहीं था। मैंने तुम्हारा मदद किया, कम से कम समोसा तो खिला देती। चलो कोई बात नहीं, आज मुझे समोसे खिलाओ। मैंने कहा, जी साहब। मैंने उन्हें समोसा बना कर दिया और चाय बना कर दिया। उन्होंने मेरी चाय और समोसे की बहुत तारीफ़ की। साहब जी अब तो रोज़ाना मेरे ठेले पर आने लगे थे। गोलू और साहब जी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इतने बड़े आदमी होकर वह मेरे ठेले पर समोसे और चाय पीते थे। मुझे बहुत खुशी होती थी कि इतने अमीर होकर वह मेरे ठेले पर समोसे खाते हैं और चाय पीते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। साहब जी अब रोज़ाना मेरी दुकान पर आते, गोलू के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और मिठाई ला देते थे। एक दिन वह चाय पी रहे थे कि तभी अचानक से उनके मोबाइल में किसी की फ़ोन आई थी। पता नहीं फ़ोन पर किसने क्या कहा, वह फ़ौरन ही चाय का कप रखे और तुरंत ही चले गए। मैं भला उनसे क्या पूछ सकती थी। मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा, वह चले गए बिना कुछ बोले। कई दिनों तक वह हमारी दुकान पर नहीं आए थे। लगभग 15 से 20 दिन हो गए थे, लेकिन वह मेरी दुकान पर नहीं आ रहे थे। शायद मेरी भी आदत हो चुकी थी उन्हें देखने की। ऐसा क्यों था मुझे नहीं पता, लेकिन यह सच था कि मुझे भी उन्हें देखने की आदत हो गई थी। खैर मुझे लगा शायद वह कुछ दिनों के लिए इस गांव में आए होंगे। गोलू भी अब चुप सा रहने लगा था। गोलू साहब जी को बहुत पसंद करता था। खैर मैं अपना काम करती रही और वक्त इसी तरह गुजरता गया। आज मुझे कुछ अजीब लग रहा था। पता नहीं क्यों आज गोलू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए दुकान पर आज मैं अकेली चली आई। आज मैंने ज़्यादा समोसा नहीं बनाया था क्योंकि आज मैं अकेली थी। थोड़ी ही समोसा बनाकर आई थी और आज मेरे सारे समोसे बिक गए। मैंने अपना सामान को समेटा। रात के 8 बज चुके थे। लगभग घर पहुंचने में आधा 1 घंटा लग जाता था। मैंने अपना सामान समेटा और घर के लिए निकल गई। घर जाते वक्त बीच में थोड़ी सी जंगल पड़ती थी। थोड़ा सा मुझे डर लगता था, लेकिन मैं हिम्मत करती थी क्योंकि मेरे बाबा बहुत ही हिम्मत वाले थे। मैं और मेरे बाबा हम रात के 10-11 बजे भी खेल दिखाकर घर आते थे, इसलिए मेरे बाबा ने मुझे कभी भी डरना नहीं सिखाया था। खैर मैं साहब के बारे में सोचते हुए जा रही थी, तभी रास्ते में वही 3 लड़के बाइक पर होते हैं। वह बाइक की लाइट को मेरी आंखों में ही मेरे चेहरे पर ही मारते हैं और अपनी बाइक को लहराते हुए मेरे ठेले के पास ही आकर ब्रेक मारते हैं। मैं काफ़ी डर चुकी थी। मैं थर-थर कांपने लगी। मैं परेशान हो गई थी। आज फिर से वह लोग मुझसे बदतमीज़ी करने पर उतर आए थे। आज का दिन मुझे नहीं पता था कि आज से मेरी दुनिया, मेरी ज़िंदगी सारी उलट-पलट हो जाएगी। यह जो 3 लड़के थे, यह तीनों ही मेरी किस्मत को काली करने के लिए मेरी ज़िंदगी में आए थे। आज की रात वह भयानक रात थी जिसमें मेरी इज्जत तार-तार हो चुकी थी। वह तीनों लड़के मुझसे ज़बरदस्ती करने लगे। किसी ने मेरे हाथ पकड़ा, किसी ने मेरा पैर पकड़ा। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, उनके सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन उन तीनों को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया। उन्होंने बारी बारी से मेरे साथ, मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन किसी को मुझ पर रहम नहीं आया। उन तीनों ने बारी बारी करके मुझे नोच डाला था। मैं खून से पूरी तरह लथपथ हो चुकी थी। उन तीनों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस बुझाकर मुझे वहीं बेहाल छोड़कर वह तीनों भाग चुके थे। मैंने खुद को समेटा और रात के अंधेरे में ही मैं पैदल चलते चलते किसी तरह से घर आई। मेरी माँ, मेरे भाई बहन मेरी राह देख रहे थे। लगभग रात के मैं 1 बजे घर पहुँची थी। मेरी माँ मेरी ऐसी हालात देखकर अपना दम वहीं तोड़ चुकी थी। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने अपनी माँ को हिलाया, मैंने अपनी माँ को उठाया। मैंने माँ को कहा, उठो माँ, उठो, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मेरी भाई बहन और मैं, अब हम तीनों अकेले पड़ चुके थे। बाबा तो हमें पहले ही छोड़कर जा चुके थी और आज माँ भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। अब मेरा आगे पीछे कोई नहीं था। ऐसी हालात में मेरे छोटे भाई बहन भी मुझे देख रहे थे और वह रो रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और नहाने के लिए चली गई। मैंने अपने ऊपर बहुत सारा पानी डाला और मैंने खुद को साफ़ किया। मैंने रगड़ रगड़ कर उन सारे जख्मों को साफ़ किया, लेकिन वह जख्म कैसे मिट सकते थे। किसी तरह मैंने खुद को संभाला। सुबह हुई तो मेरी माँ का अंतिम संस्कार किया गया। अब घर में सिर्फ मैं और मेरे दोनों भाई बहन थे। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। भला मेरी फरियाद कौन सुनता? अगर मैं पुलिस स्टेशन भी जाती तो मैं क्या कहती? उन तीनों लड़कों को मैं पहचानती भी नहीं थी, ना ही मैं उसे जानती थी कि वह लोग कहाँ से आए थे। मेरे भगवान ही उन तीनों लड़कों को सज़ा दे सकता था। मेरा भगवान ही अब इंसाफ करता। उस काली रात को मैं कभी भुला तो नहीं सकती और ना ही उन तीनों लड़कों का चेहरा भूल सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह हार चुकी थी। मैंने खुद को घर में बंद करके रख लिया था।
पूरे 2 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे उन्हीं से हम गुजारा कर रहे थे। किसी दिन खाते थे, किसी दिन बिना खाए ही सो जाते थे, किसी दिन पानी पीकर ही अपना पेट भर लेते थे। लेकिन ऐसा कब तक चलता? मेरे 2 छोटे भाई बहन थे। मैं किसी के घरों में नौकरी भी नहीं कर सकती थी। मैं नौकरानी बनकर भी काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं जिस घर में भी काम की तलाश में जाती थी मुझे कोई काम नहीं देता था, और अगर कहीं पर काम मिल भी जाता था तो लोग मुझ पर गंदी नज़र रखते थे। लेकिन अब मैं सोच चुकी थी कि मुझे क्या करना है। अब मुझे जीना ही नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। आज मैंने सोच लिया था कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने जैसे ही अपनी जान लेने की कोशिश की, मेरे सामने मेरे छोटे भाई बहन आ गए। उनको देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने उन लोगों को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। तभी मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरे दरवाजे को किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। मैं दरवाजे के पास गई और मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने तो साहब जी खड़े थे, जिन्होंने मुझे एक बार बचाया था। उन्हें मेरे घर पर देखकर मैं हैरान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या कहूँ और वह मेरे घर क्यों आए थे। मैंने जब उनसे पूछा, साहब जी आप मेरे घर? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारे घर। क्यों, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे घर? मैंने कहा, नहीं साहब जी, मेरे कहने का मतलब वह नहीं। हम गरीब लोग हैं, भला हमसे आपका क्या काम? वह कहने लगे, तुमसे ही तो काम है, तुम्हारे समोसे और तुम्हारे हाथ की बनी चाय पीने के लिए मैं कितना बेचैन हूँ। तुम्हें पता है, मैं शहर से जब आया तो सबसे पहले मैं तुम्हारे ठेले के पास गया, लेकिन तुम्हारा ठेला तो वहाँ पर था ही नहीं। फिर मैंने पता किया आसपास की दुकानों से, तो पता चला कि लगभग तुम 1-2 महीने से ठेले नहीं लगा रही हो। तो मैंने सोचा तुम्हारे घर ही आ जाता हूँ तुम्हारा हाल चाल लेने। अंदर नहीं बुलाओगी? मैंने कहा, जी साहब जी बैठिए। तभी गोलू ने साहब जी को देख लिया। वह तो साहब जी को देखकर खुशी से नाचने लगा था और जाकर वह साहब जी के गले से लिपट गया। साहब जी भी उसके लिए और मेरी छोटी बहन के लिए ढेर सारा चॉकलेट्स और मिठाइयाँ लाए थे। साहब जी मुझसे पूछने लगे, क्या हो गया है तुम्हें, अब क्यों नहीं ठेला लगाती हो, और माँ जी कहाँ है? मैंने कहा, साहब जी मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी यह बात सुनकर उन्हें दुख हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा, तो फिर तुम लोग अकेली रहती हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? मैंने कहा, नहीं साहब जी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी तो छोटे भाई बहन हैं बस, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं उनके दिल में क्या था कि उन्होंने मुझसे और कोई सवाल नहीं पूछा। फिर मुझसे आगे जो बात उन्होंने कही उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वह कहने लगे, तुम्हें पता है मैं यहाँ तुमसे मिलने क्यों आया हूँ? मैंने कहा, नहीं साहब जी। वह कहने लगे, तुम बहुत मासूम हो और तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छी लड़की हो। मैं तुमसे यह बात बहुत पहले कह देना चाहता था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। जिस दिन मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें यह बोलूँगा उस दिन मुझे शहर से फ़ोन आ गया। मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ गया। मैं बहुत जल्दी में था, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सका। शहर में मेरा एक प्रोजेक्ट में काम हो रहा था जिसमें मुझे जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं चला गया था। जब मैं शहर से आया तो मैंने फ़ौरन तुमसे बात करना चाहा। तुम जहाँ पर दुकान लगाती थी मैं सबसे पहले वहाँ पर गया, लेकिन तुम मुझे वहाँ पर नहीं मिली, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहब की ऐसी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उनकी बातों से मैं एकदम सुन पड़ गई थी। मैं एक जगह पर बर्फ़ बनकर जम गई थी। मैं एकदम खामोश हो गई थी। तभी साहब ने मुझे कहा, शालिनी तुम मेरी बात सुन रही हो ना? मैं मानता हूँ मैं तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ, लेकिन मैंने कभी शादी करने के लिए सोचा नहीं था। मम्मी पापा मुझसे हमेशा कहते थे कि शादी कर लो, अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर देते हैं, लेकिन मैंने हमेशा इनकार किया क्योंकि मुझे शादी के नाम से बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं शहर में अपने बिजनेस पर फोकस करता था। आज तक मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली जो मुझे समझ सके, जो मुझे पसंद आए, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया। तुम्हें देखने को दिल करने लगा, इसलिए मैं तुम्हारे ठेले पर आता था, तुम्हें देखा करता था। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। साहब यह सारी बातें मुझसे कहते जा रहे थे और मेरे दिमाग में सिर्फ वह रात घूम रही थी जिस रात मेरी इज्जत तार तार हो चुकी थी। वह तीनों लड़के मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे, उनका चेहरा घूम रहा था।
साहब ने जब मुझसे शादी की बात की, उन्होंने मुझसे प्यार की बात की, तो वह काली रात मेरी आंखों के सामने आ गई। मुझे साहब की उम्र से कोई दिक्कत नहीं था। मुझे साहब बहुत अच्छे लगते थे और नेक दिल इंसान लगते थे। साहब मुझे बहुत पसंद थे। मैं उन्हें बहुत पसंद करती थी। उनकी उम्र मायने नहीं रखती थी मेरे लिए। लेकिन क्या साहब को अगर पता चले कि 3 लड़कों ने मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, तो क्या साहब मुझसे शादी करेंगे? क्या साहब मुझसे प्यार करेंगे? ना मैं साहब को यह सारी बातें बता सकती हूँ और ना ही मैं साहब से शादी कर सकती हूँ। मैं साहब से यह सारी बातें कैसे कह सकती हूँ? मैं साहब को धोखा भी नहीं दे सकती। यह सारी बातें मैं सोच ही रही थी कि तभी साहब ने मुझे कहा, अरे क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे भाई बहन को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। उन्हें अकेला छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। तुम उन लोगों की टेंशन मत लो और उन दोनों का मैंने सोच लिया है। उन्हें बहुत अच्छी स्कूल में भी पढ़ाऊंगा। तुम नहीं चाहती तुम्हारे भाई बहन अच्छे स्कूल में पढ़े, उन्हें उनकी अच्छी परवरिश हो। मैंने अपने भाई बहन के बारे में सोचा। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने तो यह सोचा ही नहीं था कि साहब से अगर मेरी शादी हो गई तो मेरे भाई और बहन का भविष्य सुधर जाएगा। वह लोग बड़े स्कूल में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे। अपने भाई बहन के बारे में सोचकर मुझे दिल में ख्याल आया कि मैं साहब से शादी कर लूँ, लेकिन मैं साहब को धोखा नहीं दे सकती थी। साहब कहने लगे, शालिनी मैं चलता हूँ, सोचकर तुम ज़रूर बताना, मैं कल फिर आऊँगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया और मैं अपने भाई बहन के साथ सिमटकर बिस्तर पर आकर लेट गई। सुबह हुई तो मेरी आँख खुली और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने साहब की गाड़ी खड़ी थी और साहब गाड़ी में बैठे हुए थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो साहब के साथ कुछ लोग थे। वह लोग बहुत सारे सामान लेकर मेरे घर के अंदर आए। मैंने देखा कि बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें थी और मेरे लिए बहुत सारे कपड़े थे। मेरे भाई बहन के अच्छे अच्छे कपड़े थे। यह सारी चीज़ें देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, साहब मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप ये सारी चीज़ ले जाएं। उन्होंने कहा, ज़रूरत कैसे नहीं है? मैंने कहा, नहीं साहब, मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती, मैं आपसे यह सब नहीं ले सकती। साहब आप मुझे माफ़ कर दें और मैं आपसे शादी भी नहीं कर सकती। मैंने साहब से जब यह बात कही तो साहब बिल्कुल खामोश होकर खड़े हो गए और कहने लगे, मेरा दिल मत तोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। मैंने कहा, साहब मुझे माफ़ कर दो, हम गरीब लोग, आप बड़े लोग, हमारा कोई मेल नहीं है। मेरा इतना कहना था कि साहब को बहुत ही गुस्सा आ गया। वह फ़ौरन वहाँ से चले गए। मेरे भाई बहन बहुत खुश थे इतनी सारी चीज़ों को देखकर, इतने अच्छे अच्छे कपड़ों को देखकर, क्योंकि आज तक की ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने यह सब देखा था। वह लोग इतने खुश थे कि उनकी खुशी को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बात तो सच थी कि अगर मैं साहब से शादी कर लेती तो मेरे भाई बहन की ज़िंदगी संवर जाती, लेकिन कैसे? मैं साहब को धोखा कैसे दे सकती हूँ? दूसरे दिन जब मैं घर के कामों में बिजी थी तभी देखा साहब फिर से हमारे घर आए और साहब के हाथों में सिंदूर की डिबियाँ थी। वह मेरे करीब आए और मेरे कुछ भी बोलने से पहले उन्होंने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। अब तुम हमारी पत्नी हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ, अब हम दोनों बराबर हैं ना? मैं अमीर हूँ ना, तुम गरीब हो, समझी? अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे दोनों भाई बहन को गाड़ी में बिठाया और अपने घर लेकर चले गए। मैं डर रही थी, पता नहीं साहब के घर में कौन कौन होंगे। तभी एक बड़े से घर के सामने साहब का गाड़ी रुकी। साहब ने कहा, शालिनी यह मेरा घर है, चलो अंदर चलते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से नीचे उतारा। मेरे भाई बहन मेरे साथ ही थे। मैंने अपने सर पर दुपट्टा रखा और मैं खामोशी से खड़ी थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। उनके साथ एक मर्द भी था जिनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। उन्होंने जब मुझे देखा, मेरी मांग में सिंदूर देखा तो वह औरत साहब पर गुस्सा करने लगी। कहने लगी, यह क्या हरकत है? यह लड़की कौन है? साहब ने कहा, माँ यह मेरी पत्नी है, आप कहते थे ना शादी कर लो, लो आज मैंने शादी कर लिया। वह औरत बहुत खुश हो गई थी, लेकिन साहब पर गुस्सा भी कर रही थी कि अगर तुम बता देते तो मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से कराती। मैं तुम्हारी शादी को लेकर कितनी खुश थी, लेकिन तुमने मेरे सारे अरमानों को मिट्टी में मिला दिया। साहब ने अपनी माँ को मनाया तो उसकी माँ मान गई। वह कहने लगी, खैर जाने भी दो। वह औरत बहुत अच्छी थी। उसने मुझसे मेरे माँ बाप के बारे में पूछा। मैं खामोश हो गई। साहब ने कहा, यह अनाथ है, इसके माँ बाप नहीं है, बस इसके भाई बहन हैं। साहब ने मेरे भाई बहन को अपनी माँ से मिलवाया। उस औरत ने मेरे भाई बहन को भी बहुत प्यार दिया और एक कमरे में उन दोनों को ले जाकर बिठा दिया। उनका कहना था कि बड़ों के बीच बच्चों को नहीं रखते। साहब की माँ और उनके पापा दोनों ही खुश थे। दोनों ने मुझे आशीर्वाद दिया। ऐसा परिवार मैंने पहली बार देखा था।
साहब के माँ पापा कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। साहब ने अपनी माँ से कहा, माँ अरुण कहाँ है? उन्होंने कहा, अरुण अपने कमरे में है, जाओ शालिनी को अरुण से मिलवा दो। साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाता हूँ। मेरा एक भाई भी है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा, साहब जी आपका परिवार बहुत ही अच्छा है, आपके माँ पापा बहुत ही अच्छे हैं। साहब ने मुझे डांटा और कहा, तुम मुझे अब साहब जी कहना बंद करो, मेरा नाम शेखर है, समझी? मैंने कहा, जी साहब जी। उन्होंने फिर से मुझे डांट लगाया। फिर से साहब जी बोले, शेखर जी। मेरे होठों पर हंसी आ गई। मैंने कहा, जी शेखर जी। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें अरुण से मिलवाता हूँ। वह हमेशा कहता था, शादी कर लो, शादी कर लो। उसे शादी करने का बड़ा शौक था, लेकिन मेरी वजह से वह कुंवारा है। माँ कहती थी, जब तक शेखर का शादी न हो जाए अरुण का शादी नहीं हो सकता। अरुण बस बदमाशी करता फिरता था, अपने दोस्तों के साथ बस बदमाशी ही करता रहता था। पहले वह बहुत ही चंचल मिजाज का था, लेकिन अचानक से एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके 2 दोस्त इस दुनिया से चले गए। तब से शेखर बहुत ही खोया खोया रहता है, हमसे ज़्यादा बात भी नहीं करता, हमारे साथ बैठता भी नहीं है, बस कमरे में रहता है और कहता है मुझे अकेला रहना पसंद है। शेखर जी ने अपने भाई के कमरे में मुझे लेकर गए। शेखर जी का भाई अरुण कमरे में बैठा अपनी मोबाइल चला रहा था। शेखर जी जब मुझे उनके कमरे में लेकर गए तो उन्होंने आवाज़ दिया। अरुण जब पीछे मुड़कर देखा तब मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि यह उन तीनों में से एक लड़का ये था जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी और मुझे देखकर उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं थर थर काँपने लगी थी, मेरे पैर हाथ ठंडे हो रहे थे। वह काली रात फिर से मेरी आंखों के सामने आ गए थे। किस्मत ने मुझे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं एकटक अरुण को देखी जा रही थी। अरुण भी खामोश चुपचाप खड़ा था। तभी शेखर जी ने कहा, अरे अरुण क्या हो गया, अपनी भाभी से नहीं मिलोगे? यह है शालिनी, तुम्हारी भाभी, चलो हाय करो भाभी को। अरुण मेरे सामने आया और उसने मुझे हेलो कहा। मैंने अपना मुंह मोड़ लिया। शेखर जी कहने लगे, क्या हुआ शालिनी, यह मेरा भाई है अरुण, चलो हाथ मिलाओ। मैंने कहा, शेखर जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे कोई कमरा दे दो, मैं आराम करना चाहती हूँ। शेखर जी कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम लोग बाद में मिल लेना, चलो अभी पहले आराम करो। शेखर जी मुझे अपने कमरे में लेकर गए। मैंने अब तक शेखर जी को कुछ भी नहीं बताया था। शेखर जी मुझे कमरे में बिठाकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चले गए। तभी अरुण कमरे में आया। मैंने अरुण को देखकर अपना मुंह मोड़ लिया। अरुण कहने लगा, देखो हमने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे भाई को यह सब मत बताना, भाई मुझे जान से मार देगा। वह मुझसे जितनी मोहब्बत करता है, जितना लोगों को प्यार बांटता है, उतना ही उसमें गुस्सा भरा हुआ है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है तो वह मुझे जान से मार देगा। देखो मुझे माफ़ कर दो, अब तुम मेरे भाई की पत्नी हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उस दिन के लिए मैं इन सब में शामिल नहीं होता। मेरे वह दोस्त, उन्होंने मुझे भड़काया था। मैंने कभी किसी लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा था। वह लड़के हमेशा गलत कामों में रहते थे, हमेशा लड़कियों को छेड़ते रहते थे। उनके साथ रहते रहते मैं भी थोड़ा सा बिगड़ गया। वो दोनों ने ही मुझे भड़काया था। शालिनी मुझे माफ़ कर दो। मैंने जब से तुम्हारे साथ वह सब किया है उस दिन से मैंने चैन से एक रात भी नहीं सोया हूँ। मैं भगवान से हर रात माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अरुण मेरे पैरों में गिर गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा, अरुण मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूँगी, क्योंकि तुम्हें सज़ा मैं नहीं मेरा भगवान देगा, लेकिन तुम्हें बताओ क्या तुम्हारा भाई तुम्हें माफ़ करेगा, मुझे माफ़ करेगा? मैंने तुम्हारे भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अगर उन्हें पता चलेगा मेरे बारे में तो क्या तुम्हारा भाई मुझे अपनाएगा? वह तो मुझे धक्के मार कर इस घर से निकाल देगा। तुम ही बताओ, मैं इस बोझ के साथ हूँ। मैंने शेखर जी को अब तक कुछ भी नहीं बताया है। मैं बहुत बड़ी बोझ के साथ इस घर में आई हूँ। मैंने शेखर जी से शादी के लिए इनकार किया था, लेकिन उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। मैं मजबूर हूँ। शेखर जी बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें धोखे में नहीं रख सकती। मुझे उन्हें बताना होगा और मुझे यह भी बताना होगा उन तीनों लड़कों में एक तुम भी थे। वह मेरे पैरों में गिर गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, प्लीज़ शालिनी, भाई को मत बताना इस बारे में, तुम भी मत बताओ। अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो भाई के साथ। देखो तुम एक बार सोच लो, आगे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर अरुण जा चुका था और मैं उलझन में थी कि मैं क्या करूं। शेखर जी को सारी सच्चाई बताऊं या नहीं? दोस्तों अब आप ही मुझे बताओ, क्या मुझे शेखर जी को सारी सच्चाई बतानी चाहिए या इस सच्चाई को छुपाकर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? लेकिन शेखर जी से यह धोखा हो
होगा। अगर मैंने यह सच्चाई शेखर जी को नहीं बताया तो यह शेखर जी के साथ धोखा होगा। दोस्तों, अब आप ही बताएं मुझे आगे क्या करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।